वेलकम टू माय शो सर। धन्यवाद साहब। आपका स्वागत है जी। सर, जब बहुत साल पहले बचपन से यौवन अवस्था में पाली के गांव से निकले थे तो क्या सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे? नहीं, कभी कल्पना भी नहीं थी। एक तो जमींदार परिवार में था और प्रारंभ में बहुत छोटा गांव। आज भी मेरे गांव में 1000 वोट भी नहीं है, 800 और समथिंग वोट है। उसी गांव में पला बड़ा, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि जमींदार की होने के नाते सब कुछ परिवार में आनंद था। कल्पना भी नहीं की थी कि मैं पढ़ लिख करके संघ की ओर बढ़ूंगा। अच्छा, बचपन से ही घुड़सवार था और संघ में जाने का कारण भी घुड़सवार ही बना, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचने का तो कोई कल्पना ही नहीं की थी। अपनी जमींदारी संभालो, कहीं ये भी मन में नहीं था कि कहीं नौकरी करनी है या और कोई बिजनेस करना है, ऐसा भी कुछ नहीं था मन में। तो राजनीति में ये तो कोई प्रभु की कृपा रही कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो राजनीति में पॉलिटिक्स में आने का फैसला कैसे हुआ क्या? नहीं, हाँ, मैं हमारे यहाँ जब मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ तो वहाँ हमारे यहाँ गणगौर का मेला भरता है और गणगौर के मेले में रेसेज होती है, घुड़ दौड़ होती है, ऊँट दौड़ होती है, बाकी रेसेज होती है कई तरह की, और मेला 5-7 दिन का अच्छा भरता है। तो हमारे भी परिवार में घोड़े थे, हम 3-4 मित्रों की थी, तो हम घोड़ दौड़ में हमेशा फर्स्ट सेकंड मित्रों में ही आते थे। तो संयोग ऐसा बना कि एक बार हमारे प्रांत प्रचारक थे राजस्थान में, उस समय 70 की बात होगी या 69 की बात होगी, मैं शायद फर्स्ट ईयर में होऊंगा उस समय या हाई सेकेंडरी में। तो वो संघ के वॉश ब्रांड से घोड़ा भी तक गया, तांगे का घोड़ा था। तो वहाँ जो प्रचारक थे उस समय, विद्याधर जी जिला प्रचारक, उनको पता था कि ये घुड़सवार है और हमको खाली देखने के लिए बुलाया गया था, उनका प्रांत प्रचारक जी का भाषण सुनने के लिए। तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम रखी कि हमारा टाइम दिया हुआ है और ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा इसको तो मैं ठीक कर देता हूँ। तो मैं पास में सूखी नदी रहती है हमारे वहाँ, पहाड़ी इलाका है, तो मैंने उसको, पर वो माने नहीं, वो घोड़ा बिदक रहा था, वो जो बैठने वाला वो घबरा रहे थे। तो उस दिन मुझे वहीं से वस्तु भंडार से निककर और सारा संघ की ड्रेस ला के दी, पहनी। मेरी पहली प्रार्थना वहाँ हुई और वहाँ से मैं लगभग संघ से थोड़ा थोड़ा दूर से जुड़ा, ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे जब 72 आते आते लगभग इतना मन बना है कि हमें संघ का काम करना चाहिए इस क्षेत्र में, तो मैं संघ का प्रचारक के नाते जिला प्रचारक में बना उसमें। उसी बीच में इमरजेंसी आ गई, पूरा इमरजेंसी का उस डिवीज़न का काम मेरे जिम्मे गया। जेल में लगभग मैं 11 माह 8 दिन जेल में रहा, पूरा यातनाएं सही। तो उस समय शायद संघ के लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे एक तरह से संघ का दायित्व। लेकिन जब 79 में इमरजेंसी के बाद किसान संघ की स्थापना हुई, तो स्थापना कोटा में हुई। श्रद्धेय दत्तोबंद जी ठेंगड़ी के नेतृत्व में 12, 13, 14 लोग इकट्ठे हुए। क्योंकि मेरा मूलतः आधार खेती था, तो मुझे भी किसान संघ के नाते संघ से उधर ट्रांसफर कर दिया गया किसान संघ में। और 84 आते आते 85 आते हमने एक जीरा आंदोलन किया, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा उस समय, क्योंकि जीरे के प्रोडक्शन हम लोग करते थे, पर मंडी गुजरात में थी, तो कई बैरियर्स थे, इसलिए किसान अपना सही ढंग से माल बेच नहीं पाते थे और बड़ा भारी वो आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को श्रद्धेय भैरू सिंह जी ने देखा। उस पूरे पाली, जालोर, सिरोही में 16 सीट थी उस समय, एक सीट 80 में निर्दलीय जीता था, बाकी लगभग कांग्रेस जीतती थी 17। तो उनके मन में आया कि ये लड़का कौन है, इतना बड़ा जीरा आंदोलन किया। फिर एक बेसिकली पीछे माथुर लगता है, तो कि माथुरों का क्या लेना देना। लेकिन जब उन्होंने सारी जानकारी ली, 85 के चुनाव में विधानसभा में 3 सीट हम जीते थे बीजेपी उस समय, पाली, मारवाड़ जंक्शन और रायपुर। रायपुर से हीरा सिंह जी थे, मारवाड़ जंक्शन से गंगार सिंह जी थे और पाली से पुष्पा जैन थी। तो भैरू सिंह जी के मन में आया कि इतना बड़ा आंदोलन करने वाला, वो एक तरह से मेरी एक ट्रैक सी बन गई पॉलिटिक्स की तरफ ले जाने की, लॉन्चिंग पैड हो गया उस समय। और जब 90 के चुनाव आते आते, क्योंकि 90 में हमें जॉइंट चुनाव जनता दल और बीजेपी मिल के लड़ रहे थे, तो मुझे पूछा हमारी सीटें कैसे जीती जाए। और फिर मुझे भी थोड़ा कहा कि भाई भैरू सिंह जी के यहाँ सामने 51 नंबर जो अभी बीजेपी कार्यालय नेता प्रतिपक्ष साथ रहते थे, तो अभी जाके मिल लिया करो, कुछ पूछे बताए तो कर लिया करो, ऐसा करके मेरा थोड़ा मिलना जुलना शुरू हुआ। हमारी कई मीटिंगें हुई, संघ के अधिकारी भी साथ बैठे। उस समय लक्ष्मण सिंह जी थे, सोन सिंह जी थे,
तो हमने कहा अगर मेरे के अनुसार टिकट दोगे आप तो आपको मैं कम से कम 16 में से 9 सीट दूंगा। ऐसी 4-6 मीटिंगें 4-5 महीनों में हुई। तो उन्होंने एक शर्त रखी नहीं, मेरे 3 टिकट तो हमने हाँ ये रिपीट कर लेंगे, लेकिन बाकी सीट सोशल इक्वेशन भौगोलिक इक्वेशन से। और संयोग ऐसा बना कि जब आखिरी मीटिंग हुई तो क्या चलो आपके जैसे देते हैं, लेकिन जैसा भैरव सिंह जी को आपने भी देखा है, वो हंसी मजाक में करते करते अच्छा ऐसा है तो हम जी 9 की 13 कर देना। और संयोग से हमारी, और मैं 88-89 में मुझे बीजेपी का संगठन महामंत्री घोषित कर दिया था, और 90 में हम पहली बार 13 सीट उस क्षेत्र से जीत के आए। तो वह मेरा राजनीति में इस तरह से सने से प्रवेश हुआ। तो 13 आ गई जो उन्होंने सोचा था। 13 आई पूरी। एक निर्दलीय था, 12 हम बीजेपी से जीते थे, बाली से निर्दलीय अमृत परमार जीते थे। और उसके बाद हमने, आपने देखा 90 में भी हमने जनता दल में स्प्लिट किया। 92 में हमारी 5 सरकारें भंग की थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल। और हमने वो जो जनता दल डी बनाया था, दिग्विजय सिंह जी को होम मिनिस्ट्री दी थी, आप सारी जानकारी में है, वो हमने उन सबको पार्टी में मर्ज किया। फिर भी हमारे 5 लोग कम पड़ गए थे, बाकी कई रिपीट नहीं हुए बाबरी ढांचा तोड़ने के बाद भी। सिर्फ राजस्थान ऐसा था जो 5 में से रिपीट हुआ। तो वो उस समय से मेरी ट्रैक धीरे धीरे पॉलिटिक्स में चल गई। मैंने गुजरात के दिनों से देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आपका एक खास तरह का बॉन्डिंग है। तो पहली बार उनके संपर्क में कब आना हुआ? नरेंद्र भाई के संपर्क में मैं किसान संघ में काम करते करते और संघ के काम करते करते आए। क्योंकि जब किसान संघ का आंदोलन हुआ, जीरा आंदोलन, तो नरेंद्र मोदी जी वहाँ संगठन महामंत्री थे गुजरात के। और संगठन महामंत्री के नाते मेरा गुजरात भी आना जाना था। मुझे किसान संघ का राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व मिल गया था, फिर राष्ट्रीय महामंत्री बन गया 10 सालों में एकदम। क्योंकि किसान नया किसान और थोड़ा एग्रेसिव था मैं शुरू से जीवन में। तो एग्रेसिव होने के नाते गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, ये सारा क्षेत्र मेरे जिम्मे दिया। तो नरेंद्र भाई से उस समय ठहरने का स्थान सिर्फ संघ कार्यालय होता था हम लोगों के लिए, और संघ के प्रचारक के नाते नरेंद्र भाई भी प्रचारक के नाते काम करते थे। तो वैसे तो 1972 से उनका राम राम, लेकिन हमारी दोस्ती के लिए हमारा अधिक मिलना। और जब जीरा आंदोलन किया तो नरेंद्र भाई का भी उसमें काफ़ी सहयोग रहा कि भाई हम आपका वेलकम करेंगे, गुजरात का पूरा किसान संघ आपका वेलकम करेगा। और बड़ा ऐतिहासिक, पीएन भंडारी साहब उसमें सेल टैक्स कमिश्नर थे, यानी मंडारडी चौकी पे जालोर जिले की कानून बदला गया इतना बड़ा उस काल में कि एक किसान संघ ने पूरे स्टेट का सेल टैक्स कानून बदल करके हमने किसानों को राहत दी। तो उस समय से मेरा नरेंद्र भाई से आना जाना शुरू हुआ। फिर हम दोनों साथ साथ, वो गुजरात में संगठन मंत्री बन गए, मैं राजस्थान का संगठन मंत्री बन गया, तो हमारा साथ साथ चलता रहा। और गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे आपने चुनाव लड़ाया सारा प्रभारी? हाँ, गुजरात में 2004 के बाद, यानी 3 के कह सकता हूँ। मैं 2001 में मध्य प्रदेश चला गया था। मुझे श्रद्धेय अटल जी अडवाणी जी ने उमा जी को कहा कि इनको लेके जाना, दिग्विजय सिंह जी के शासन था। और संयोग ऐसा बना, प्रभु की कृपा, देवी की कृपा ऐसी बनी कि दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासन हटा और उमा जी मुख्यमंत्री बनी। तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से देश भर में एक वायुमंडल बना। और उस समय ही मुझे तुरंत लोकसभा के चुनाव होते होते गुजरात का प्रभार दे दिया गया। तो निरंतर फिर हम दोनों का मिलना, बैठना, उठना, फिर अमित जी का हमारे साथ जुड़ना, ये सारा उस समय से चलता रहा। तो उस समय से लगातार। और नरेंद्र भाई में एक विजनरी मस्तिष्क है, वो एक बैठक भी रहेंगे तो उस बैठक में मैं, जब वो संगठन महामंत्री थे, मैं यहाँ था, तो मैंने उनको हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्रियों की पूरे, कोई मिनिस्टर्स नहीं, कोई कुछ, उसकी मीटिंग की चर्चा में बहुत बनी कि भाई हमको नहीं बुलाया उनको। लेकिन उस समय जब नरेंद्र मोदी जी ने वो बैठक ली, 3 दिवसीय बैठक थी वो सीकर रोड पर, तो आज भी उन कार्यकर्ताओं, उस काल के कार्यकर्ताओं के लिए गीता के रूप में वो काम करती। इतने टिप्स उन्होंने संगठन के काम करने के लिए दिए थे। तो उस काल से मेरा निरंतर उनसे। हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? ये स्वाभाविक है कि उन्होंने जो प्रयत्न किया है, इसलिए उन्होंने एक जिस ढंग से विजन था उनका, गुजरात में भी उन्होंने कृषि के लिए जो खेत तालाब स्कीम बनाई, हर गांव में एक एक तालाब बना करके, तो लगभग 8 लाख से ज़्यादा तालाब बनाए, वाटर हार्वेस्टिंग हुआ। तो हर चीज़ में उनका एक लगन और प्रयास रहा। हर चीज़ को इवेंट बनाया उन्होंने। किसी भी काम को आम जन की भागीदारी कैसे जुड़े, प्रत्येक मतदाता कैसे जुड़े, उसकी चिंता उन्होंने वहाँ बैठे भी करते थे। वो हमेशा, वो जब भी कोई विषय रखते थे तो वो उसमें विषय इसी तरह निकालते थे कि भाई हमारी मंडली बैठ के काम नहीं करे, जनता में आप मतदाता तक कैसे बात पहुँचे, वो क्या तरीका निकाल सकते, तो वो तरीका शुरू से उनको निकालने का सवाल। और इसलिए हमको भी सफलता राजस्थान में इसलिए मिलती गई
कि हमारे आपस में डायलॉग होता रहा, तो उनके कई मार्गदर्शन हमारे काम में आते रहे। तो 2024 में फिर से बना रहे हैं सरकार? निश्चित रूप से बनाएंगे। 14 में भी मैं तो गुजरात का प्रभारी था, लोकसभा का भी, तो मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि 14 में जिस तरह का वायुमंडल था, और सबसे कठिन चुनाव तो हमारा गुजरात में 2007 का था, जहां हमारे बीच में, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी का जो नीचे वर्क किया हुआ था, यानी ऐसा कठिन चुनाव मैंने नहीं देखा। इतने चुनाव लड़ाए मैंने इस प्रदेशों में, कई प्रदेशों में, राजस्थान में भी लड़ाए। इस तरह का कठिन हमारे अंदर का कठिनाई मैंने नहीं देखी जो उस समय देखी। लेकिन उसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि नीचे तक अपनी पहुंच बनाई थी, 5 साल ही तो हुए थे सिर्फ मुख्यमंत्री बने, वो पहुंच बनाई। इसलिए हम इतनी सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए भी एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा था, उसके बावजूद भी वो 117 सीट से सरकार बनाई थी। और इसीलिए 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी मैं आपको कहता हूं कि जैसे यहाँ अभी हमारे पास 11 में से 9 सीट है, मैं पूरे विश्वास के साथ देता हूं जो वायुमंडल है, और मैंने कल बोला भी है, मैंने एक नया प्रयोग भी सुनते कि हमारा पूरी पार्टी कार्यकर्ता आधारित है, और आदरणीय मोदी जी भी पहले स्वयं अपना आपको कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हैं। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आके इस तरह से झुक करके प्रणाम करता हो कार्यकर्ताओं को। तो ये जो कार्यकर्ता में जो उत्साह पैदा हुआ है मोदी जी के पीएम बनने के बाद, और फिर मोदी जी ने आम जनमानस के, यानी हिंदुस्तान का कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां उन्होंने कोई ना कोई डेवलपमेंट का, कोई ना कोई सहयोग का काम नहीं किया। ये गरीब कल्याण योजना, जिस तरह की योजना, में इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहला भाषण उनका था कि मेरा सरकार गांव, गरीब, किसान के कल्याण के लिए होगी। हिंदुस्तान का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हुआ, पूर्वांचल पूरा विकास से अधूरा रह गया, और 40 की योजना बना रहे वो। तो आप कल्पना करिए, कुछ सोच सकता है 40 तक मोदी जी तो नहीं रहने। मूल उनके भाव में तत्व है, राष्ट्रवाद का तत्व है, हमारे मानबिंदुओं को खड़ा करने का तत्व है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 सीट देंगे, और हम 19 से भी ज़्यादा सीट जीत करके 24 में भी पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको पार्टी में लकी प्रभारी कहा जाता है, 9 राज्यों में आप रहे। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी जो असंभव काम हो आपको दे दो, अमित शाह को दे दो। ये धारणा कैसे बनी? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने भी, अमित जी और हमने दोनों ने मिलकर गुजरात में भी लगभग 12 साल काम किए, और हमें पता है कि जो कठिन सीटें हमारी थी, पर्टिकुलर दक्षिण गुजरात की ट्राइबल सीट सारी, जहाँ अमर सिंह जैसे स्टॉलवर्ड लीडर हुआ करते थे ट्राइब्स में, उस समय भी हम वो सारी सीटें अमित जी को देते थे। एक गुड मैनेजमेंट, और कहना चाहिए क्राइसिस कंट्रोल कैसे करना, ये अमित जी का दिमाग चलता है, और उसमें से मैक्सिमम जीत के भी आते थे। कई बार तो मुझे उनको जबरदस्ती अपने क्षेत्र में जाने के लिए भी, एक दिन तो जाके अपनी शक्ल दिखा के आओ। तो अमित जी भी निश्चित रूप से संगठनात्मक दृष्टि से बहुत गहरे उतरने वाले व्यक्ति हैं, और इसी तरह मेरा भी स्वभाव उसी तरह बना हुआ है कि मैं नीचे तक जाता हूँ। जब भी मैं यहाँ आया तो कोई मानने को तैयार नहीं था, ना यहाँ की प्रेस मान रही थी, ना मेरे नेता मान रहे थे कि पीछे छत्तीसगढ़ में, सब कहते भाई राजस्थान में आ सकती है, मध्य प्रदेश में संभवतः आ सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो आपका गौन केस है। लेकिन जब यहाँ का वर्कर्स खड़ा हो गया, क्योंकि मूलतः हमको जो नरेंद्र मोदी जी ने किया काम नीचे तक पहुँचाने का काम है हमारा, वहाँ कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई रहती है। नरेंद्र मोदी जी जितना परिश्रम कर रहे हैं, या अमित शाह जी जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका कुछ अंश परिश्रम भी अगर मेरा कार्यकर्ता नीचे बैठा कर लेगा तो कोई कभी हमें चुनाव नहीं हरा सकता। इस तरह का वायुमंडल नीचे बना हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो मेरा काम ये कि मैं वो करता हूँ, स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश गया जब भी ये स्थिति थी, उत्तर प्रदेश गया जब भी ये स्थिति थी, 2007 में गुजरात में भी ये स्थिति थी, और आज ये छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति थी। कुछ तो जोगमाई कर, पर कुल मिला करके नरेंद्र मोदी जी का नाम एज ए प्रधानमंत्री, एज ए गरीब कल्याण योजना जो पहुंची है, वो सारे योजनाएं ही हमको जिता रही है। हम तो एक टूल्स बन रहे हैं काम करने के, एक कहना चाहिए कि एक कर्मचारी के नाते कहते हैं या सहायक के नाते हम काम करते, वो होता है। और पार्टी प्रधान जेपी नड्डा भी काफ़ी आए थे। हाँ, बहुत आए, उन्होंने बूथ स्तर तक की विजिट ली, वो भी खूब दौरा किए उन्होंने भी काफ़ी इस समय दौरा किया है। और स्वाभाविक रूप से कुल मिलाकर के देश में एक वायुमंडल बना, हर कार्यकर्ता के मन में ये भाव जगा है कि अब देश को हमें पुनः विश्व गुरु बनाना है, देश को हमें पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, और देश और बढ़ रहा है। 14 के पहले भाषण से दुनिया मानने लग जाए कि हमें योग दिवस मनाना है। आज तक कभी 75 साल 60 साल में कोई ये नहीं मनवा सका दुनिया को। तो उस एक कदम से ही हमको लगता है कि हमारा पहला कदम स्टेप विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है। तो ये हमारा काम है। इस तरह से रहा सारा जो है
तो अब नए मुख्यमंत्री को आपने ताजपोशी कराई है, तो क्या नए मुख्यमंत्री का चयन कैसे हुआ? आपको भी कंसल्टेशन में थे आप? नहीं, देखिए, ये तो शुरू से था कि अब हम, जब मोदी जी का स्लोगन है कि सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास, सबका प्रयास, तो भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सोशल स्थिति को ध्यान में रखते हुए चयन होता है। और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन हुआ है, जो 2 बार MP रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर संयुक्त मध्य प्रदेश के विधायक रहे हैं, और पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और ट्राइबल बेल्ट से, और स्वाभाविक यहाँ लगभग 48 से 50% OBC है, 32% ट्राइब्स है। तो ये सब समीकरण सोचते हुए चयन हुआ है। क्या लगता है सफल रहेंगे एज ए चीफ निश्चित रूप से सफल रहेंगे, अच्छे सफल रहेंगे। तो क्या और सफल के लिए हमने टीम बनाई है, पूरी टीम बनाई? पूरी टीम से बनाई है, और निरंतर हम इनसे संपर्क में, और यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व भी इनसे निरंतर संपर्क में। तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या आपका कार्यक्रम है नई सरकार को लेकर के? देखिए, CM के सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमें छत्तीसगढ़ की जो हमारी पिछले 5 साल में जो हम पिछड़ गए, और पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि नीचे तक बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है। हमने पहला एक इशू लिया था प्रधानमंत्री आवास योजना का। 8 लाख आवासों का पैसा केंद्र की किस्तें आ चुकी, लेकिन यहाँ का शेड नहीं लगने से वंचित रहे। बड़ा भारी आंदोलन हुआ। इसी तरह यहाँ जिस प्रकार का शराब का वो सब घोटाले, उसको एक तो पेश करना, इकोनॉमी ठीक करना, उसके साथ साथ सबसे बड़ा है बस्तर क्षेत्र का नक्सलवाद पे कंट्रोल करना। चुनाव में मेरे प्रभारी बनने के बाद टारगेट किलिंग हुई है, 19 कार्यकर्ताओं को मारा गया, मंडल अध्यक्ष से लगाकर जिला उपाध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हुई है। अभी चुनाव से 2 दिन पहले, वोटिंग से 2 दिन पहले, हमारे एक शंकर नाम के कार्यकर्ता की 20 टुकड़े करके कुल्हाड़ी से 20-25 कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए मार दिया गया। तो सबसे बड़ा कार्ड, इतना सुंदर बस्तर। और कल मैंने वहाँ कहा है कार्यकर्ता सम्मेलन में कि मैं गृह मंत्री यहाँ बैठे, मैं गृह मंत्री से अपेक्षा करूंगा कि इस बस्तर को पुनः विश्व के मानचित्र में लाए, सुंदरता के नाते, टूरिज्म के नाते। तो वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट वो है। उसके साथ साथ यहाँ जितनी खनिज संपदा है उनका सदुपयोग हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जो योजना आई वो नीचे तक लागू हो, वो हमारा पहला मुख्य टारगेट है। और मुझे लगता है कि जो टीम बनी है मंत्रिमंडल की, वो निश्चित रूप से इस टारगेट को पूरा करेगी। तो एकदम से जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें 11 सीट, हाँ, लोकसभा में हम 11 सीट जीतेंगे, तय है, जीतने की स्थिति तय है। आप क्या समझते हैं कि भूपेश सरकार के पतन के क्या कारण होंगे? एकदम से अचानक 3 महीने में आपने दिशा बदल दी, कैसे हुआ? मैं ये कहूँगा एक शब्दों में कि जरूरत से ज़्यादा स्मार्ट थे वो। नीचे क्या हो रहा है, या तो उन्होंने जानबूझ के अनदेखा किया, नीचे तक उन्होंने छूट दे रखी थी भ्रष्टाचार की, और वो हमने एक्सपोज किया। उन्होंने प्रयत्न तो किया कि बीजेपी के सारे इशूज में ले लूँ, जैसे राम वन पथ गमन लिया, कौशल्या माता का मंदिर का लिया, धान का इशूज लिया, उन्होंने गोठान के नाम से, जिसको अपन गौशाला बोलते हैं, गोठान के नाम से लिया, उन्होंने गोबर खरीदने के नाम से लिया। लेकिन हमने उनको एक्सपोज करके रख दिया कि गोबर खरीद रहे हो या मिट्टी खरीद रहे हो आप, और आपने गोठान तय किया तो गोठान का किस हेड से पैसा खर्च कर रहे हो और कितना पैसा करे। यानी हमारे एक्स CM रमन सिंह जी तक को हमने 4-4, 5-5 पंचायतों तक का दौरा कराया, वास्तव में गोठानों का परिदृश्य पंचायत के बीच में देखा कि भाई तुम्हारे गोठान में कितना खर्च हुआ, इतना देखो सरकार बता रही इतना खर्च हुआ क्या। जिस तरह हमने आवास पर 8 लाख फार्म हमने पूरे प्रदेश से भरवा के मंगाए, जिनका बाकायदा सर्वे हो चुका था और उनका मकान तय था बनना और नहीं बना। तो वो कारण था, नीचे तक इतना भ्रष्टाचार और शराब कांड इतना बड़ा कांड हुआ। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे अभी तक साल भर होने जा रहा है, अभी तक उनकी जमानतें नहीं हो रही है। ये चीज़ हमने पूरी, यही कारण मूल था। वो बातें बहुत अच्छी करते थे, चतुर, बहुत अच्छे चतुर खिलाड़ी थे। मेरे पे भी खूब उन्होंने साल भर में खूब अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत आदरपूर्वक किए, नो डाउट। लेकिन मूल था उनको, मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर उनका ऐसी चलती है सरकार है। जैसे मैं जब 2001 में गया तो दिग्विजय सिंह जी ने कमेंट किया था, ये कैसे सरकार तो मैनेजमेंट से जीतती है। मैंने कहा मैनेजमेंट की PhD हमारी की हुई है, कांग्रेसियों ने कब मैनेजमेंट सीखा। तो ये भूपेश बघेल के भी ये कहीं ना कहीं भ्रम रहा। तो महादेव ऐप का कितना रोल रहा उनके पतन में? ये तो बहुत लास्ट में आया, लेकिन ये भी एक पतन में ऐप में रहा। लेकिन पतन तो मैं साल भर पहले आया था। मैंने पिछले अक्टूबर 22 से यहाँ काम शुरू किया
उस समय मुझे लग गया था कि अब ये नीचे की ओर ढलान की ओर है, और उस समय इनके सारे सेक्रेटरी वगैरह अरेस्ट हो चुके थे। तो मुझे लगा था कि ये महादेव वेव भी आया, लेकिन एकदम महादेव वेव खाली इसी की वजह से गई ये सब मैं नहीं मानता कि इसकी वजह से गई हो। महादेव वेव ऐसे अभी तो कई घोटाले खुलेंगे ऐसी तरह के महादेव वेव जैसे, क्योंकि इन्होंने नीचे इतनी छूट दे रखी थी और जनता त्रस्त थी। समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग ये चाहता था, मुझे मिलता था इंडिविजुअल अकेले में आकर के, हम आपसे अकेले मिलेंगे साहब, और ये कहता था आप किसी तरह से ये सरकार यहाँ से कैसे हटे, इसका आप प्रयत्न करिए, जो चाहिए हमसे सहयोग लीजिए, लेकिन इस सरकार हमें तंग करके। समाज जीवन का कोई वर्ग भूपेश सरकार से प्रसन्न नहीं था। तो अब क्या होगा? ईडी में चार्जशीट में कल नाम आ गया, तो लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। देखिए ईडी अपना काम करेगी, चालान में आया नहीं चला, क्यों इससे डरना चाहिए? मुझे पता नहीं कांग्रेस के मन में ईडी सीबीआई से भय क्यों है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने देखा प्रत्यक्ष गुजरात में प्रभारी रहते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी है, घंटों एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट के निमित्त कई दिनों तक लगातार इंट्रोगेशन किया। मैं तो राजस्थान का रहने वाला था, तुलसी प्रजापति केस में मुझे सीबीआई ने इंट्रोगेशन किया। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे गृह मंत्री वर्तमान और समय के गृह राज्य मंत्री, उनको उन्होंने पूरे कहना चाहिए कितने दिनों तक जेल में रखा, फिर तड़ीवार किया, सब कुछ किया। हमने आंदोलन नहीं किया। क्यों डरना चाहिए? कानून पे भरोसा रखना चाहिए, न्यायालय पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। आखिर में कांग्रेस को अगर राहुल बाबा को एक नोटिस भी चला जाता है तो पूरे देश में तूफान मचाते हैं, इसकी जरूरत क्या है मुझे बताइए ना। मैंने तो खुद ने देखा है, धड़ल्ले से जाते थे नरेंद्र मोदी जी घंटों, यानी एक सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ा करके कमरे में बैठ के एसआईटी इंट्रोगेशन करती थी सीएम रहते हुए। हमने कहीं पूरे देश में इसका हल्ला नहीं मचाया, क्योंकि हमें हमारे न्यायालय पे भरोसा था, हमें हमारे न्याय पे भरोसा था और हम सही है ये भी हमको भरोसा था। हमने बोला ये आखिर क्यों ईडी और सीबीआई और ये सारी संवैधानिक संस्थाएं, उनका एक प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ फेस करनी चाहिए इन लोगों को। काय के लिए डर रहे हैं वो? तो ईडी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बगैर इनको डरने की आवश्यकता नहीं, हमें इसी परवाह नहीं है। कानून अपना काम करेगा, हम हमारा काम करेंगे। हमको वापस 11 सीट जितनी है और दोबारा सरकार रिपीट लगातार बने, इसकी व्यवस्था करनी है। तो इस चुनाव में ध्रुवीकरण का रोल था कुछ? मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं ईश्वर मानता। साहू, देखिए मुझे पहले दिन से लगा था और मेरा भी मानना था, जब मैंने पूरा इतिहास देखा तो मेरा भी मानना था कि मुझे कम से कम 11 से 12% वोट प्लस करने हैं, तब जाकर हमारी सरकार बनेगी, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे। मैंने उसका प्रयत्न भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रयत्न का जितना मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ। कुल मिलाकर के आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को जब हम नीचे तक ले गए और हम कार्यकर्ता को नीचे तक उस योजनाओं को पहुंचाने की व्यवस्था की और बूथ तक की जो हमारे संगठन ने रचना की, बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बूथ तक का कार्यकर्ताओं का संभागवाई सम्मेलन किया और आदरणीय अमित जी ने आकर के बैठ करके रात भर बैठ करके होमवर्क किया। इन सब चर्चाओं की वजह से ध्रुवीकरण एक छोटा सा कारण हो सकता है। कुल मिला करके ऊपर के सारे हमारे लीडर्स के, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, फिर हम लोग यहाँ, उनकी रणनीति और कार्यकर्ता का उठना, ये कुल मिला करके जीत कर। ईश्वर साहू का केस उससे कहते हैं काफी, ऐसे मैंने बहुत प्रयोग किए। कुल मिला करके मैं ये कह सकता हूँ कि 52 मैंने बिल्कुल नए टिकट दिए। अब ईश्वर साहू को मतलब खाली भारत माँ का जय हिंदुस्तान जिंदाबाद के जाते उस बच्चे की हत्या हो गई, उसके बच्चे। और जब मैंने सोचा, हमने आंदोलन किया 2 महीने तक, रमन सिंह जी तक आंदोलन में गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आंदोलन में, हमारे मन में आई कि क्यों नहीं इसी को टिकट दिया जाए। वो तो कच्ची बस्ती में रहने वाला व्यक्ति है, तो टिकट के लिए बुलाया तो घबरा गए, उनको हमको ग्लूकोज देना पड़ा। लेकिन उन्होंने यहाँ के वरिष्ठतम नेता, 7 बार के विधायक, उसको बहुत बुरी तरह से हराया। इसी तरह मेरे सिक्योरिटी में लगा हुआ कहीं वाया मीडिया एक जवान आया, राम कुमार टोपो, ऐसी सीट मांगी 3 बार। मैंने वो लद्दाख से पैसा खर्च करके आया 3 बार, लद्दाख में उसकी पोस्टिंग। मैंने कहा भाई तुम काय के लिए डबल एमए पढ़े हुए हो, आगे प्रमोशन होगा, नौकरी करो। नहीं मुझे, और वो कोई न बीजेपी संघ कुछ नहीं, राष्ट्रवाद, मोदी के लिए मुझे काम करना, मुझे सिर्फ मोदी के लिए काम करना, इस भाव से आया। मेरा भी मन पिछला। फिर मैंने कहा अच्छा तुम कार्यक्रम करो, बीजेपी नहीं आएगी तुम्हारे, तुम अपने बलबूते, तुम कहते हो मैं यूथ में काम कर रहा हूँ। उसने कार्यक्रम क्या आप कल्पना करेंगे कि यूथ, ट्राइब्स यूथ बच्चों ने 100 रुपये से लगाकर 1000 रुपये तक 26 लाख रुपए का चंदा उसको करके दिया। और वो सीट मांग रहा, तो हम कभी जीते नहीं, हमारी तो हारने वाली सीट थी वो, सीतापुर। आज़ादी के बाद, मध्य प्रदेश बनने के बाद छत्तीसगढ़ वो सीट नहीं जीते। वहाँ उसने उस भगत को, यानी 19,000 से ज़्यादा वोटों से हरा करके वो राम कुमार टोपो हमारा विधायक बना है। तो ऐसे मैंने बहुत प्रयोग किए और वहाँ मुझे लगा कि पहली बार यूथ क्रिश्चियन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया।
सरगुजा पूरे बेल्ट में हमारे पास 14 में से एक भी सीट नहीं थी। 14 की 14 सीट इस बार जीते। वो मिरेकल है। मैंने प्रमोद बिंज को टिकट दिया जो ईसाई है, क्योंकि जब मोदी जी ने सबका साथ, और मोदी जी स्वयं केरल में जाकर के जो व्यवस्था करते, तो सब लोगों को मोदी, सब हर एक जनता का आम मतदाता मोदी की तरफ देख रहा है कि मोदी देश को कहाँ ले जा रहा है, मोदी देश में क्या क्या कर रहा है, मोदी हमारे स्वाभिमान को कैसे जगा रहा है। तो रामकुमार टोपे इसी तरह से आया। आज सारा ईसाई यूथ भी हमको, जो हमको मानते नहीं थे, वोट नहीं दे रहे। यानी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बाबा हार जाए एक साधारण कार्यकर्ता से, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बस्तर में हमारी 14 सीट जो एकदम घोर बस्तर में है, उसमें एक भी नहीं थी हमारे पास। 14 में से 8 सीट जीत के आए, यानी 20 में से हम 11 सीट जीत कर आए, 13 सीट जीत के आए। मैंने सुना कि सिंहदेव को कभी बीजेपी में लाने की बात चली थी, ऐसा था कुछ कभी? ऐसा कुछ नहीं था, उनकी आपस की चलते थे। सिंहदेव ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस। लेकिन देखिए, मैंने जो पकड़ी बात, पूरा सरगुजा बेल्ट स्वाभिमानी बेल्ट है, और उस स्वाभिमानी बेल्ट के मन में आया कि हमारा राजा इस तरह से झुक गया, ऐसी भ्रष्ट सरकार के लिए झुक गया, जबकि 2.5 साल का तय हुआ था। तो उनके मन में एक पीड़ा थी, वो राजा को समझाना चाह रहे थे, लेकिन राजा समझ नहीं पाया इस विषय को, और इसलिए ये 14 की 14 सीट देने में एक वो भी प्लस रहा, राजा का व्यवहार, पिछले 5 सालों का व्यवहार, वो भी उसमें प्लस रहा उसमें। और ये हिंदू ट्राइबल और क्रिश्चियन ट्राइबल, इससे भी बेनिफिट हुआ कुछ? ये बिल्कुल हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ अब इस चुनाव में आपको अलग नहीं दिखेगा। कुछ थोड़े से ऊपर क्रिश्चियन ट्राइबल जो देख सकते हैं, जो बड़ी आयु के हो गए, बाकी तो यूथ पूरा का पूरा। हमारे तो 14 सीट कैसे जीत सकते हैं? सीतापुर कभी जीत सकते हैं क्या हम? ऐसी बहुत सी सीटें हैं। तो वो सीट जीतने के पीछे यूथ जितना भी था, जिसने मोदी को देख रहा, रोज लाइव देख रहा मोदी को, उसने मोदी के नाम पर हमको मतदान, वो भूल गया बीजेपी, भूल गया बाकी लीडरशिप, वो मोदी के नाम पर उसने हमको वोट दिया है। और इसीलिए 14 की 14 सीट जीतना एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए उपलब्धि है, छत्तीसगढ़ की नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मोदी का नाम नीचे तक कितना पहुंचा है। तो गेम चेंजर रहे नरेंद्र मोदी इस चुनाव में, देखा जाए बिल्कुल गेम चेंजर, एकदम जबरदस्त। इस चुनाव में गेम चेंजर अगर एक कोई है तो वो मोदी है। आप सबका और उन्होंने जो आखिर में हर जगह रैली में अपील की, बहुत बड़ी मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा मैं एक काम बता रहा हूं आपको, बोलो करोगे? 3 बार उनको पक्का किया। काम कुछ नहीं बताया, खुद के लिए नहीं बताया। उन्होंने कहा आप कहना आज मोदी जी आए थे, आपको राम राम कहिए घर जाके। और वो मैं मानता हूं कि हर जो भी भीड़ में उपस्थित था, उस रैली में उपस्थित कार्यकर्ता हो, नॉन कार्यकर्ता हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, महिला हो, पुरुष, सबके मन में बेटा मुझे जाके घर पे राम राम कहनी है। अब मोदी की वो जो राम राम घर घर पहुंची है, उसका भी बहुत बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ में हमको मिला है। संसार में शायद पहले लीडर हैं कि जो A to Z सारे चुनाव अपने चेहरे पे जीत सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये तो बिल्कुल, देखिए वो चेहरा एक चेहरा नहीं रह गया, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। आज तक मुझे बताइए ना, 75 साल होने जा रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कोई कितने प्रधानमंत्री बने होंगे? ये पहला प्रधानमंत्री था जो संसद में घुसते ही पहले सीढ़ियों पे दंडवत करे कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर मान के भगवान के दर्शन करने के लिए आता, मैं एक सात्विक जन सेवा के लिए जा रहा हूँ। वो लोगों में अपील करती है। हिंदुस्तान एक बड़ा सनातनी हिंदुस्तान है ये, और इस हिंदुस्तान के लोग समझते हैं कि हम कैसे होना जिया है। उन्होंने रामायण देखा, उन्होंने महाभारत देखा, सुना है, उस आधार पर। इसलिए मोदी जी का जो पिछले 8-9-10 वर्षों का व्यवहार है दुनिया के साथ, जनता के सामने, जो मुझे तो पता है, मुख्यमंत्री रहते हुए वीजा नहीं देता अमेरिका। आज अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे कि रशिया और यूक्रेन में कोई समझौता करा सकता है तो मोदी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहे मोदी इज द बॉस। तो ये धीरे धीरे क्या विश्व गुरु और बढ़ने का लक्षण नहीं था? तो हमारे बुजुर्ग, हमारे संत महात्मा सुनाते थे कि भारत विश्व गुरु था, तो वास्तव में विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति का मन मोदी की तरफ लालायित हो गया, वो सुनना चाहता है। मुझे बताइए, उन्होंने महीने में कोई समाज जीवन का वर्ग नहीं छोड़ते हैं जिससे वो लाइव कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मन की बात के माध्यम से, समाज जीवन के किसी काम के माध्यम से, और किसी योजना के माध्यम, कितने लोगों को उन्होंने लाइव अब तक 10 सालों में। आपके लिए तो रिसर्च के विषय होते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री किस तरह से जनता से सीधा लाइव हो रहा है। अच्छा जी, पहले बात चली थी कि सीटिंग पुराने लोगों को, जैसे डॉक्टर रमन सिंह हैं, शिवराज सिंह हैं, वसुंधरा मैडम टिकट नहीं देंगे, फिर फैसला बदला गया। तो क्या स्थितियाँ ऐसी थी या
पॉलिसी डिसीजन चेंज? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनिक प्रक्रिया की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से नए लोग आएंगे, पुराने भी रहेंगे, पुराने काम करते रहेंगे। अब मुझे अब कोई कहे मैं अडवाणी जी की टीम ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा और आज भी मुझे कहेगा आपको जनरल, क्यों, क्या है भाई, मैं रहा हुआ हूँ, मुझे काम करना चाहिए। और काम किसी पद से या किसी व्यवस्था से थोड़ी किया जा, काम तो मन की भावना से किया जा सकता है, मन की इच्छा शक्ति से किया जा सकता है। तो इसलिए ये पार्टी सतत एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति की पार्टी नहीं है, किसी एक डंडे की चलने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी संगठनात्मक व्यवस्था की पार्टी है और इसलिए इस पर नए लोगों का आना, नए लोगों को आगे बढ़ाना, नए लोगों को और स्थान पे जाना, हर को अनुभव करना। और जब हमारे नेता ने पहले दिन का सबका साथ, तो सब में अपनी टीम भी सब में आती है, अपनी टीम में भी जो नीचे काम करने वाले उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो ये तो अच्छी प्रक्रिया, उस हिसाब से सारा जो है। तो अब दो छोटा मोटा राजस्थान की बात करें। राजस्थान से पहले एक थोड़ी सी बात है कि सबका फोकस इसमें बस्तर पे क्यों है? कांग्रेस ने पीसी चीफ वहाँ से बनाया और आपने भी बस्तर से बनाया अपना बीजेपी चीफ स्टेट का जो है। तो बस्तर पे फोकस इस विजय के बाद धारणा बनी है या कैसे? फोकस बस्तर पे, ट्राइबल पे फोकस हो गया आप लोगों का? नहीं, ये ट्राइबल पे फोकस की नहीं है, शुरू से रही होगी निश्चित रूप से। और आपको जानकारी होगी कि संघ तो वनवासी कल्याण परिषद के नाम है, कल्याण परिषद के नाम से वर्षों से ट्राइब में काम करता रहा। समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं छूटे। और परम श्रद्धेय बाला साहब देवव्रत जब सरसंघ चालक बने तो सामाजिक समरसता का एक नया उन्होंने विशेष रूप संघ में किया था कि 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से सा जाएं। तो यानी 10 दिशाओं में जाना है तो अगर समाज जीवन को पूरा ठीक तरह से, और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पहले भाषण में भी एक लाइन थी कि इस देश का समान रूप से विकास नहीं हुआ, पूर्वांचल पूरा विकास से अधूरा रह गया। तो इसलिए बस ट्राइबल बेल्ट में जाना ही कोई ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में जाने का काम है। जो क्षेत्र हमसे अछूता रह गया है, जो क्षेत्र किसी कारणों से हमारे बारे में भ्रम पैदा करके, हमारे बारे में अन्यथा बातें लगा करके बाकी रह गया, तो आज हमें मौका है, आज हमें ऐसी शक्ति प्रदान की है प्रभु कृपा से कि हम वहाँ जाकर के उनको दिखाएं हमारा सही रूप। तो हम उस नाते वहाँ जा रहे हैं। अभी आप जयपुर आए, आपका बर्थडे लोगों ने मनाया, दुनिया भर के लोग आए, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, यहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए। ये चमत्कार कैसे हुआ एकदम से? देखिए, ये चमत्कार नहीं है। मैं बेसिकली, मैं आप प्रारंभ में आपने ठीक पूछा, मैं ग्रामीण रूरल बेस्ड व्यक्ति हूँ। और आप जानते हैं कि भैरू सिंह जी के साथ जिस आदमी ने 13-14 साल काम किया है, जिनका ड्राइंग रूम हमेशा चौपाल की तरह रहता था, खूब हंसी मजाक गुलछर्रे उड़ते रहते थे, तो मेरा स्वभाव है कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का। और इसलिए मैं आज लगभग 22-23-24 साल से मैं राजस्थान से वर्किंग के नाते बाहर हूँ, लेकिन आज भी राजस्थान का कोई मंडल, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं जो लाइव मेरे से कांटेक्ट में नहीं हो। कोई भी घटना होगी तो मुझे लगेगी, आएगी। तो कार्यकर्ताओं का स्नेह, आदर, और मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठा हुआ हूँ। मैं किसी व्यक्ति से, किसी विशेष ग्रुप से बना हुआ व्यक्ति नहीं रहा कभी भी। मेरे पास सब लोग आते हैं, जितने तरह के ग्रुप होंगे राजनीति में होते हैं, स्वाभाविक है, सब मेरे पास, नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं, सीनियर भी आते हैं, जूनियर भी आते हैं। मैं हूँ जो लगातार अगर जयपुर गया हूँ, खाली हूँ तो कैलाश मेघवाल जी से मिला हूँ, भाबड़ा जी से भी मिला हूँ, भंवर जी थे तो भंवर जी से मिला, लगातार मिलता रहूँ। और अब नए लगते तो मैं जब भी राजस्थान जाने का मौका लेता तो पूरा मेरा घर कार्यकर्ताओं से भरा रहता। गांव जाता हूं तो पूरा पश्चिमी राजस्थान मेरा गांव फार्म में भरा रहता। तो ये मैं कार्यकर्ताओं, और मुझे भी थोड़ा भैरू सिंह जी की तरह स्टाइल बन गई कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का। और इसलिए मैं बताऊँ, एक घटना अभी 3 दिन पहले हुई जब मैं आया रात को। नारायणपुर जो बस्तर में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हमारी BSF की एक फौज में घूम रही गाड़ी तो उलट गई। तो रात को 11 बजे मुझे पता लगा। तो हमारे जो उस क्षेत्र के मिनिस्टर वो ऑन वे थे, तो उनसे पता, तो मैंने आके गृह मंत्री को फ़ोन किया रात को 11:30-12 बजे हुई। मैंने कहा भाई वो BSF की एक गाड़ी उल्टी है, थोड़ा इंक्वायरी करो और कुछ शायद वहाँ से एयरलिफ्ट करके यहाँ अस्पताल लाए। तो मैंने गृह मंत्री को अस्पताल भेजा। अब ये जो चीज़ है मेरे मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क में आज की नहीं है, ये 1972 से, क्योंकि मैं रूरल बेस्ड हूँ, गाँव में बड़ा परिवार मेरा ही था, बड़ी जमींदारी मेरी थी, पूरा गांव के लोग मेरे पास बैठते थे, तो उनके साथ बैठना उठना, तो ये शुरू से कार्यकर्ताओं के बीच में। मैं 15 साल तक BJP कार्यालय में रहा हूँ, कभी कार्यालय में ताला नहीं देखा होगा आपने,
मैंने ऐसे ऐसे कई भी टिकट कटे। मुझे भैरू सिंह जी ने कहा कार्यालय में मत रहना, क्यों नहीं रहना, काटा, आएंगे मिलेंगे, हमारा कार्यकर्ता। तो ऐसे कई मेरे जीवन में उदाहरण रहे। तो मेरे यहाँ आज भी, ये तो मैं अगर गांव जाता हूँ तो इससे ज़्यादा लोग आते हैं। जयपुर में भी 5-6 प्रदेशों के लोग आए। अब मैं उत्तराखंड कब 2000 से पहले प्रभारी रहा, 2000 में मैं रहा, 2003-4 तक मैं रहा आपका मध्य प्रदेश का प्रभारी, फिर गुजरात। उस दिन आपने मध्य प्रदेश के देखे होंगे, उस दिन आपने गुजरात के देखे होंगे, महाराष्ट्र के देखे होंगे। आज भी महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में मेरा सजीव जीवंत संपर्क है। ये मेरे शुभाम में है। कुछ मैं जो उस दिन आया बधाई देने, तो इतनी भीड़, इतनी गाड़ियों की कतार, मंत्री। मैंने ड्राइवर से पूछा भी अपन, मुझे ऐसा लगा कि सीएम प्राइवेट मकान में रहेंगे, वहाँ तो नहीं चले गए कहीं अपन। वह ऐसा माथुर साहब के आए हैं। तो मुख्यमंत्री जैसा और उससे ज़्यादा जो स्वागत जनता ने रेस्पॉन्स दिया ना, वो अद्भुत था। इसलिए मैंने कहा कि वो चमत्कार था। नहीं, ये कोई देखिए, ये आपका कार्यकर्ताओं के बीच में स्नेह कैसा है और आप उसको कितना रेस्पॉन्स देते हो। किसी पद से या किसी दायित्व से या किसी कोई बहुत बड़ी कुर्सी से ये सम्मान नहीं मिलता है। और मेरा बहुत सीधा मानना है, मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हूँ, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अगर पूजा गया तो गरीबी पूजा गया, बड़ा आदमी नहीं पूजा गया। गांधी ने भी जब गरीबी देख के कपड़ा छोड़ा तो गांधी पूजा गया। भगवान कृष्ण ने भी जब महाभोज हुआ युद्ध जीतने के बाद तो पत्तल उठाने का काम किया, तब भगवान कृष्ण बने। ऐसे ही आपने गरीब और एक आम कार्यकर्ता भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। इस प्रयोग को आप कैसे देखते हैं पार्टी में? अच्छा प्रयोग है, और मेरा मानना है कि सब मिलकर के सफल करना चाहिए। नए जरूर होंगे, अनुभवहीन भी हो सकते हैं, अनुभवों में कमी भी हो सकती है, लेकिन केंद्र की टोली, प्रदेश की टोली, प्रदेश के लीडर, अनुभवी लीडर सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए। पार्टी जो भी निर्णय करे उसमें मेरा स्पष्ट मानना है किसी को भी पेन बट लगाने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ये पार्टी इसी आधार पर, इसी त्याग तपस्या के आधार पर आगे बढ़ी है। पार्टी का निर्णय, इसलिए सबका निर्णय। इसलिए हमारा नेता नरेंद्र मोदी कहता है, नाम की चिंता मत करिए, कमल के फूल की चिंता करिए। मैं कमल के फूल, और उन्होंने परंपरा करी। मुझे देखा शुरू में पहली बार हुआ जब उन्होंने मुझे कहा, ओम जी एक ऐसा कमल का सिंबल का बनाओ बिल्ला, ताकि हम सब लगा के घूमें। और आपने देखा होगा उसके बाद हम उनके डर पे जब भी जाते हैं खुद की भी लगा के घूमते हैं। तो वो यानी हमारे यहाँ सिस्टम महत्व है, व्यक्ति महत्व नहीं है। और इसलिए पार्टी ने जो भी निर्णय किया, किसका निर्णय किया, बड़ा किया, छोटा किया, नया किया, पुराना किया, ऊपर किया, नीचे किया, हम सबका दायित्व बनता है कि आदरणीय मोदी जी का जो निर्णय हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय हुआ, हम सब उसको फॉलो करें। इसी से पार्टी आगे बढ़ेगी। मेरा तेरा करने से पार्टी नहीं, तो कांग्रेस की जो दुर्गति हुई हमारी हो जाएगी। इसलिए पार्टी, और हमारे यहाँ तो होती नहीं है जनरली, हमारे यहाँ पार्टी मानते हैं, ये हमारा सिस्टम भी है, कोई अकेले निर्णय नहीं होता। हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, वो निर्णय करता है, चलते रहते। तो राजस्थान में नए चीफ मिनिस्टर के सामने क्या चैलेंजेस हैं? आपको राजस्थान की बहुत जानकारी है, इसके हिसाब से क्या चुनौतियाँ उनके सामने? नहीं, राजस्थान में वैसे तो चुनौतियाँ बहुत है। सबसे बड़ी तो इस समय आर्थिक चुनौतियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियाँ हैं। फिर राजस्थान में डेवलपमेंट की बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। राजस्थान का हमारा इस समय ग्रोथ भी बहुत रुकी हुई है, पावर की बड़ी संकट है, चुनौतियाँ बहुत है। और इसलिए चुनौतियों में बाकी सब लीडर्स को भी, चाहे वो सत्ता में है या नहीं है, विधायक है या नहीं है, एमपी है या नहीं है, जो जितना इस यज्ञ में सहयोग कर सके, गिलेरी जितना भी यज्ञ में सहयोग करे तो करना चाहिए। और हम सबको मिलकर राजस्थान को डबल इंजन की सरकार बनी है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी, उनका भी डिजायर सिस्टम बंद करो, एमएलए जो है मेरिट पे काम करने दो। गुजरात में ऐसा कर दिया उन्होंने, तो क्या आपको लगता है राजस्थान में ये प्रयोग सफल होगा? निश्चित रूप से सफल नहीं हो तो सफल करना चाहिए। आपको शायद जानकारी होगी नहीं होगी, आप उस समय थे। भैरू सिंह जी के टाइम में भी भैरू सिंह जी इसमें नहीं उलझते थे। हमको कार्यालय में एक टीम बना के दी थी कि ये जो कहेंगे वो करेंगे, बाकी कार्यालय में भीड़ नहीं होनी। और मोदी जी तो बहुत कठोर है इसकर, उन्होंने तो वो यहाँ भी छपा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में मत उलझिए आप लोग, ये जो। और कितनी बड़ी बात है, एक देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्य के लिए डीजी कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, वो खुद कार्यालय के लिए समय निकाल रहा है 12 घंटे का, और कार्यालय में आकर के बैठ करके वो विधायकों को, वहाँ के पदाधिकारियों को ये कितनी बड़ी बात है, बताइए आप। कहाँ फुर्सत है? लेकिन उनको पता है कि अगर पार्टी को मुझे ठीक रखना है तो मुझे ये भी समय देना होगा। और मुझे मैं तो वो छपा, यहाँ भी छपा है वो, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। और हम तो साथ रहे, तो मैं कहता हूँ ना, वो हर विषय में से काम निकालते हैं, हर विषय में से पार्टी आगे बढ़े कैसे वो निकालते हैं।
वो एक शब्द बोलेंगे उससे पार्टी के 4 कदम आगे बढ़ेंगे, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं हमेशा। नहीं, सही कह रहे हैं। एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर ने कही, उन्होंने कहा भी अधिकारी तो सरकार के साथ होते हैं, दल किसी के साथ नहीं। इसका मतलब है कोई वेंडेटा राजस्थान में नहीं होगा। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत खुश है उनके इस बयान से। बिल्कुल ठीक बात है, ये वो करेगी ब्यूरोक्रेसी, लेकिन मैं तो अधिकारी को चलाने वाला चाहिए। कौन चला रहा है अधिकारी को? अधिकारी तो वो सफेद कपड़ा है जिसपे जो भी रंग डालो डलना चाहिए। क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप कैसे काम करो, आप फाइल कितनी पढ़ते हो। मैं तो कभी सरकारी वर्क में नहीं रहा, लेकिन मैंने अनुभव खूब किया सरकार का। अधिकारी को तो चलाने वाला चाहिए। नहीं, प्रशासन को कर रहे हैं, डीजी बदला है, चीफ सेक्रेटरी आ गए हैं। छोटा मोटा कर रहे होंगे वो, ठीक है, लेकिन उसी आधार पर उन्होंने कही होगी ये बात उसी ये जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। और ये भी कहा कि विधायकों किसी ने कुछ कह दिया, उसके साथ रह गया, इसलिए वहां चला गया, वहां था इसलिए इसको हटा दो, ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये मोदी जी ने बहुत साफ रूप में कहा, अधिकारी तो जैसा हम चलाएंगे वैसे चलेगा। और मोदी जी ने तो देखिए, मैंने देखा 14 साल तक कि वो अधिकारियों के साथ 3-3 दिन का कैंप करते थे। सवेरे 5 बजे से उठाकर रात 10 बजे तक साथ योगा करना, कभी केवड़िया ले जा रहे हैं, कभी भुज में ले जा रहे हैं, सारे सीनियर अधिकारी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मंत्रिमंडल साथ योगा कर रहे हैं, गपशप हो रही है। फिर साल में 1-2 बार अधिकारियों के परिवार से लंच डिनर रखते थे, उनसे परिचय करते थे। ये मैंने देखा है, मुझे भी बुला लेते थे, आओ आज अधिकारी आएंगे। तो ये आखिर अगर आपका टीम पूरी है, आपके पूरे खिलाड़ी अगर होमोजीनियस होकर नहीं खेलेंगे तो ये कैसे जीतोगे खेल? तो ये मोदी जी की कल्पना तो शुरू से रही है। मैंने देखा मोदी जी को सीएम रहते हुए वो इस तरह के काम करते हुए देखा। छत्तीसगढ़ में जो आपने चमत्कारिक विजय की है, तो उससे मेरे मन में एक सवाल है कि आपका जन्मपत्री में विश्वास है क्या? नहीं, मेरा तो कर्म में विश्वास है। मैं जन्मपत्री क्या होगी क्या नहीं होगी, पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया है। अगर जन्मपत्री में कुछ नहीं होता तो आज मेरा आप इंटरव्यू थोड़ी लेते। और आज मैं इतना सारा मान्यता कह दो, इतने सारे प्रदेशों में जीत, कोई ना कोई जन्मपत्री में कोई लाइन लिखी होगी, लेकिन न तो मैं जन्मपत्री दिखाता हूँ, न देखी मैंने, न मुझे ध्यान है। लेकिन मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। मुझे जो भी काम देते हैं मैं उस काम को तन्मयता से करने की कोशिश करता हूँ। और प्रभु की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से मुझे उसमें अब तक सफलता भी मिली है। गुजरात से लगाकर छत्तीसगढ़ तक मैं बढ़ा हूँ, यानी यूपी से भी। अब यूपी में कार्टून छपे मेरे, जब मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष से 265 की घोषणा करवाई कि तुम 4700 405 में और 265 की बातें कर रहे हो, और स्वाभाविक था। तो लेकिन ये तो धीरे धीरे जब टेम्पो बनता है, जब इतना बढ़िया नेतृत्व देश भर में है हमारे पास, कुशल संगठक के नाते अमित जी उभरे हैं, नड्डा जी उभरे हैं, नरेंद्र मोदी जी कुशल नेता के नाते, कुशल विकास पुरुष के नाते उभरे हैं, उन सबके, यानी एक, मैं तो कार्यकर्ता कहता हूँ कि आप तो अच्छे सेल्समैन बनो हमारे पार्टी के, और सेल्समैन अच्छे माल के, प्योर माल के बनो, नकली नहीं बेचना आपको। तो ये चीजें, इसलिए कर्म में विश्वास करता हूँ, जन्मपत्री में ज्यादा विश्वास नहीं करता। तो छत्तीसगढ़ की बाकी जन्मपत्री में जो भी हो सही है। अभी तक तो स्वस्थ हूँ प्रभु कृपा से, ये अच्छी बात है। तो कुल मिला के सर मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ की विजय जो है, अप्रत्याशित विजय, प्रधानमंत्री के गेम चेंजर होने के साथ साथ आपके जन्मपत्री की एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक बधाई एंड थैंक यू सो मच सर।